नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11। आज की वर्कशीट में हमें संसद क्यों चाहिए इस पर चर्चा करनी है और संसद में कौन लोग होते हैं इस बात को भी जानना है। तो चलिए देखते हैं हम। आम जनता अपनी आवाज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है। जनप्रतिनिधि मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम वोट देकर चुनते हैं, वो जनप्रतिनिधि होते हैं। मतलब जनता के प्रतिनिधि, जनता ने जिनको अपना प्रतिनिधि चुना, वोट देकर जिनको जिताया, अपना मत दिया, उसको जनप्रतिनिधि बोलते हैं। तो आम जनता अपनी आवाज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मतलब कि राज्यों में विधानसभा में जो विधायक जाते हैं, एमएलए जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के सदस्य, वो राज्य के लिए जनता के जनप्रतिनिधि हो गए। और केंद्र में जो सांसद जाते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यह जनता के सदस्य होते हैं। तो केंद्र के लिए जो जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है वह सांसद कहलाते हैं, और वह जगह जहां वो जनता की आवाज को उठाते हैं संसद कहलाती है। मतलब कि वह जगह संसद कहलाती है। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुन कर आते हैं। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने प्रतिनिधि को चुनाव में मैदान में उतारते हैं, और उसमें जो जीतते हैं वह जीतकर संसद में जाते हैं। वो कई दलों के होते हैं, कई राजनीतिक पार्टियों के होते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय आदि के तथा महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। मतलब ये पूरे भारतवर्ष में जितनी भी जातियां हैं, धर्म हैं, समुदाय हैं और महिला पुरुष हैं, उन सब में से किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं और चुनकर संसद में जा सकते हैं। ऐसा हमारा कानून कहता है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। अब हम ये देखते हैं कि संसद में लोग कौन कौन लोग संसद में जाते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। विभिन्न पृष्ठभूमि मतलब देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप अभी देखे होंगे कि हमारे यहाँ एक उड़ीसा के सांसद हैं, वो बहुत अच्छा संस्कृत भी बोलते हैं। एक बार हम उनसे मिले भी हैं। तो वो बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और आज भी बिल्कुल सादा जीवन है उनका, वो साइकिल से चलते हैं। तो इस तरह के लोग भी अब संसद में जा रहे हैं। और जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। मतलब कि वैसे तबके जो कि कभी संसद में नहीं गए, उन क्षेत्रों से भी लोग चुनाव जीतकर संसद में आने लगे हैं। महिलाओं, पिछड़ी जातियों के लोग, पिछड़ी जाति का मतलब कि जिनका विकास कम हुआ है, जिन जातियों का विकास कम हुआ है वो पिछड़ी जातियां कहलाती हैं। तो पिछड़ी जातियों के लोग और अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक लोग मतलब कि जिनकी जनसंख्या हमारे देश में कम है, वो अल्पसंख्यक की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक हिस्सेदारी। मुख्यतः यह माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं। मतलब कि भारत विभिन्नताओं का देश है, विविधता में एकता का देश कहा जाता है, और यहाँ विविध प्रकार के लोग रहते हैं, विविध प्रकार के संप्रदाय रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां रहती हैं और सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके तरफ से संसद में आवाज उठाने वाला होना चाहिए, इसलिए उनका प्रतिनिधि भी संसद में जाना चाहिए। इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति, जिनको कि शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल पिछड़ी जातियों और आदिवासी जातियों के उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। मतलब कि कुछ क्षेत्र ऐसा आरक्षित कर दिया जाता है कि वहां से पिछड़ी जाति के उम्मीदवार ही इलेक्शन लड़ सकते हैं और वहां से आदिवासी समुदाय के लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, ताकि उनकी उपस्थिति भी संसद में सुनिश्चित हो और वो अपने समुदाय की बातों को, समुदाय के विकास के कार्यों को और समुदाय के विकास के लिए क्या करना है, इन सभी बातों को संसद में रख सकें।
उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वह पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदायों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकें। अब है महिलाएं और राजनीतिक हिस्सेदारी, मतलब कि महिलाओं की संसद में और राजनीति में कितनी भागीदारी है, कितनी हिस्सेदारी है। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया था संसद में कि 33% महिला को आरक्षण दिया जाए। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है, मतलब कि यह मामला अभी सुलझा नहीं है। हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्य हैं जहां की पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और वहां आरक्षण पाने के बाद महिलाएं काफ़ी विकास की हैं और राजनीति में भी उनकी 50% हिस्सेदारी बढ़ी है। और आजकल उन जैसे राज्यों की जहां की महिलाओं को ज़्यादा आरक्षण मिला है और वो राजनीति में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा विकसित दिख रही हैं। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, मतलब 100 में से मात्र 4 महिलाएं थी। आज भी उनकी संख्या 9% से जरा सा ऊपर ही पहुंची है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है तो यह साफ हो जाता है कि संसद में महिलाओं को आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मतलब कि महिलाओं को भी 50% आरक्षण मिलना चाहिए और संसद में 50% महिलाएं पहुंचे ताकि वे अपने मुद्दों को जोर शोर से उठा सकें। इस प्रकार यह प्रयास किया जाता है कि सभी वर्ग और समुदायों के लोगों को संसद में पहुंचने का पूरा मौका मिले ताकि वे अपने समुदाय के लोगों की भलाई के लिए संसद में आवाज़ उठा सकें और कार्य कर सकें। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था हमारे लिए, संसद में लोग और संसद में आरक्षण क्यों, संसद में किनकी भागीदारी कैसी होनी चाहिए और संसद में आरक्षण देकर भागीदारी क्यों सुनिश्चित की जाती है। इन सारे सवालों का जवाब हमारे इस वर्कशीट से पूरा हो जाता है। अब कुछ और प्रश्न हैं, जैसे कि आम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है और संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 है कि आम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है, तो इसका उत्तर है आम जनता अपनी आवाज़ प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है। और मैंने आपको बताया है कि प्रतिनिधि कौन होते हैं, जिनको जनता चुनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब MP चुनती है, सांसद चुनती है, वही जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और प्रश्न 2 है कि संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है, तो उसका उत्तर है कि संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी आरक्षण देकर सुनिश्चित हो सकती है कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में संसद के क्रियाकलाप में भी भागीदारी हो। और उसके बाद प्रश्न 3 है कि संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है, तो इसका उत्तर है कि संसद में कुछ समुदायों के लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि वे अपने समुदाय की आवाज़ उठा सकें, अपने समुदाय की बातों को संसद में कह सकें। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।